Hello Vacha Party, I hope you all are doing well. So in this video we will start our new chapter that name is gravitation. हाँ जी, तो बेसिकली जो ग्रेविटेशन वर्ड है वो आया कहाँ से, ड्राइव कहाँ से हुआ है? ग्रेविटेशन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रेविटोन्स। तो अर्थ के पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटोन। क्यों? क्योंकि उन अर्थ के पार्टिकल्स पे लगती है ग्रेविटी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है दैट मीन्स कि वो अर्थ क्या है, उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई फोर्स है अर्थ पे, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा हम ग्रेविटी। ठीक है, न्यूटन फाउंड दैट इट इज नॉट ओनली द अर्थ विच अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट बट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स न्यूटन ने ये देखा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अर्थ ही एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, बल्कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए इस लॉ का नाम क्या दिया गया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये लॉ दिया किसने था? न्यूटन ने दिया था। इसीलिए इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आई एम गोइंग टू इलैबोरेट यू। हाँ जी, देखिए हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए हैं जो दो मासेस हैं m1 और m2। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने बोला कि ग्रेविटी से रिलेटेड लॉ है, वो क्या कहता है? वो बताएगा आपको कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटीज मेंशन है, एक तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और दूसरा इन दोनों का मासेस है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करता है? दोनों ही ऑब्जेक्ट के मासेस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज g। तो g को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बेसिकली जो इक्वेशन 3 है वो आपको क्या बता रही है? ये जो इक्वेशन 3 है वो आपको बताती है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स दो इंटरेक्टिंग बॉडीज में लग रहा है जिनका मास m1 m2 है और डिस्टेंस कितना है उनके बीच का? स्मॉल r। हाँ जी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड। कहाँ कहाँ ये अच्छी तरह एप्लीकेबल है? बेसिकली ये हर बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी साइज की हो, किसी भी शेप की हो इस यूनिवर्स में। ऑल प्लेसेस इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कोई भी जगह, वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल है। किसी भी टाइम पे, मतलब आज, कल, परसों, तो ये हर चीज पे एप्लीकेबल है। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? देखिए हमने देख लिया क्योंकि ये यूनिवर्सली क्या है? एक्सेप्टेड है, एप्लीकेबल भी है। हाँ जी, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू इलैबोरेट यू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं ये जो g हमने डिनोट किया था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट आया था कैपिटल G, उसको डिफाइन करने वाले हैं। ये फोर्स की ये इक्वेशन हमने अभी ऑब्टेन की है दैट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ये कैपिटल G निकालें तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। और अगर हम इस इक्वेशन में m1 m2 को यूनिट कर दें, मतलब 1 यूनिट ले लें, डिस्टेंस को भी 1 यूनिट ले लें, एंड फोर्स आपका क्या है? तो अगर आप देखेंगे आपका फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? g के इक्वल हो जाएगा। थस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। क्योंकि आपने देखा था इसमें हमने किया क्या था? हमने दो बॉडीज ली थी, उनके बीच में क्या कैलकुलेट किया था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of unit masses separated by a unit distance। तो
तो आप देख रहे हैं कि F जो है G के इक्वल ही हमने डिफाइन किया है, कब? जब वो दोनों यूनिट मासेस हो, जो बॉडीज आपने ली, और उनके बीच का डिस्टेंस भी कितना हो, 1 यूनिट हो, सेपरेशन भी कितना हो, यूनिट डिस्टेंस हो. नाउ आई एम गोइंग टू एलैबोरेट यू द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. तो अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस G की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप फोर्स की इक्वेशन लिख लीजिए, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ से आप G की वैल्यू को निकाल लीजिए. जैसे ही आप G को एक तरफ कैलकुलेट करेंगे, यू हैव द एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2. अब आप देखिए कैसे निकालें G की वैल्यू. G किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज पे, सेंटर से, m1 और m2 पे. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? आप देखना है हमें क्या पुट करनी है यहाँ पे. G की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ मास इंटू में यूनिट ऑफ मास. हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए, तो हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या है आपकी? न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट है आपकी मीटर. मास की यूनिट क्या होती है आपकी? किलोग्राम. तो जैसे ही आप इसे यहाँ पुट करते हैं, फोर्स की यूनिट आप क्या रख रहे हैं यहाँ पे? न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट को मीटर, और क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है यूनिट ऑफ, तो हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर. नीचे आपके पास क्या है? मासीज हैं दो, तो किलोग्राम इंटू में किलोग्राम क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर. तो आपके पास SI यूनिट ऑफ G आ गई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. और अगर आप इसकी CGS यूनिट जानना चाहते हैं बेटा, तो देखिए CGS यूनिट क्या हो जाएगी? CGS यूनिट ऑफ G, हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं? CGS में डाइन में, मीटर को सेंटीमीटर में, एंड किलोग्राम को ग्राम में. तो आपकी यूनिट हो जाएगी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. हाँ जी बच्चों पार्टी, सो नाउ इन दिस वीडियो विल गोइंग टू इलैबोरेट यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. देखिए, बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, हमने जो दो बॉडीज आपको शो की थी, लेट मी शो यू अगेन. हाँ जी बच्चा पार्टी, तो देखिए इन दो बॉडीज के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है. आप देख रहे हैं इनके बीच में सेपरेशन है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये ए बॉडी बी के पास ही रखी है, ये कैसे है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है. तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. तो ग्रेविटेशन फोर्स लगने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट हो, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज वेरीज inversely proportional to the square of distance between them, hence gravitational force is inverse square law. बेसिकली क्या है कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के. इसीलिए इसे बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ. लेट मी शो यू. इससे पहले भी अभी हमने आपको इलैबोरेट किया कि ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो ये आपकी क्या थी? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि ये किसको ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को. Now the third characteristics of gravitational force, which is represented right here, that gravitational force between two bodies or object form a action reaction pair. Action reaction pair का मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी A दूसरी बॉडी B पे फोर्स लगा रही है F1, तो सेम B भी A पे फोर्स लगा रही है F2. तो अगर A फोर्स लगा रही है तो B भी लगा रही है, दैट मीन एक्शन का क्या हो रहा है? रिएक्शन. और वो भी कैसे है? पेयर्स में. मतलब कि जितना फोर्स A B पे लगा रही है उतना ही फोर्स B A पे लगा रही है. तो ये दोनों फोर्स किसके इक्वल होंगे? F1 इज इक्वल टू F2. लेट मी शो यू बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम. हाँ जी, तो ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को ही शो कर रहा है जो हमने अभी आपको डिफाइन की कि A जो है वो B पे फोर्स लगा रहा है और B A पे फोर्स लगा रहा है, और सेंटर से फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, ठीक है. जो A B पे लगा रहा है दैट इज F1, तो ये इस B को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. किस फोर्स से? F1 से. ऐसे ही B A को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. किस फोर्स से? F2 से. नेक्स्ट आवर फोर्थ एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज वेरी स्मॉल. अगर हम दो छोटी बॉडीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? कम होगा. और अगर हम दो बड़ी बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? लार्ज होगा. बेसिकली देखिए कैसे, क्योंकि अभी हमने आपको डिपेंडेंसी दिखाई थी दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के. तो अगर मासेस बड़े होंगे तो फोर्स भी ज्यादा होगा, मासेस छोटे होंगे तो फोर्स भी कम होगा.